नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। आपको बता दें, ये भारत का भौतिक स्वरूप का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, जैसे मैं हिमालय क्षेत्र, उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार, और हम लोग भी पढ़ रहे हैं उत्तरी मैदान। तो अगर ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 जरूर देखें। आज हम लोग का पार्ट 5 है। पहले हम पार्ट 4 यानी कि कल के वीडियो में पढ़े हम लोग प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़े, तो उसका संक्षिप्त क्विक रिवीजन करेंगे तेजी से। फिर हम विस्तार से जानेंगे भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डिजर्ट कि उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, स्थान और जलवायु के बारे में भी पढ़ेंगे। तटीय मैदान पढ़ेंगे सेकेंड में। तटीय मैदान में पूर्वी और पश्चिमी तट की तुलना करेंगे, उसका महत्व और उसका विशेषता पढ़ेंगे। यह वीडियो जो है से खास करके जैक बोर्ड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल और जेसीईआरटी एनसीईआरटी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तैयार किया गया है और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह जो है आपके नॉलेज को इन्हांस करेगा, बूस्ट करेगा, आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान। तो आप देख रहे हैं, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। हिमालय वाला क्षेत्र है, इसके नीचे जस्ट नॉर्दर्न प्लेन है यानी उत्तरी मैदान। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। यहीं पे आप देख पा रहे हैं हमारा कितने मुख्य भौगोलिक वितरण था। तो टोटल 6 था। 6 में से हम हिमालय पर्वत श्रृंखला हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार से उत्तरी मैदान भी कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से। लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है इजी एक्सप्लेनेशन से हिंदी में। उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार भी कंप्लीट हो चुका था। लेकिन आज के वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार का क्विक रिवीजन करेंगे और आज का हमारा फ्रेश टॉपिक रहेगा भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान। फिर कल के वीडियो में प्रायद्वीप समूह पढ़ेंगे। तो आज आप मिस ना करें वीडियो, क्योंकि आज 3 के बारे में जानेंगे। एक पढ़ चुके हैं, 2 जो है से न्यू टॉपिक है, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान। फिर यह चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, यही आप देख रहे हैं दक्षिण भारत जो है, इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत के में जो पठार हैं वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार जो है, यह पठार क्या होता है? प्रायद्वीपीय का मतलब पेनिनसुला होता है, क्योंकि इंडिया जो है ये दक्षिण में 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, नीचे इंडियन ओशियन है यहाँ पे। तो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीपीय कहलाया, यानी पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत। और प्लेट्यू का पठार का मतलब होता है प्लेट्यू, और पठार बोलते हैं जब कोई लैंड जो है वो समतल या प्लेन इलाका से थोड़ा सा मेज के टेबल के जैसा उठा हो, इस लैंड को पठार बोलते हैं। तो टेबल टॉप होता है ये। आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। ये बना कैसे है प्रायद्वीपीय पठार? तो आपको बता दें कि प्रायद्वीपीय पठार क्रिस्टलीय सेलों से बना है, चट्टान से बना है, अग्नीय और रूपांतरित सेलों से बना है, यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टान से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने से ये बना है और दुनिया का सबसे प्राचीनतम भूभाग है ये, और बहुत ही अस्थिर है। तो इस प्रकार से आप, और ये बना अफवाह से भी बना, अफवाह मतलब नदियों से भी बना है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग में से एक है। यह पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पठारी क्षेत्र में कैसे कैसे घाटियाँ हैं? तो घाटियाँ जो है वो छिछली है, चौड़ी है, और जो पहाड़ियाँ हैं वो गोलाकार है। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमारा पठार जो है पूरा इस प्रकार से है। तो पठार का 2 भाग है। यहाँ पे आप नर्मदा नदी को देख रहे हैं। नर्मदा नदी के उत्तर वाला, यानी ये इसको जो है ऐसे डिवाइड करते हैं, एक हमारा नीचे आ गया और एक हमारा ऊपर इस तरह से चला गया। तो ये वाला देखिए पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और इस प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग में बांटा गया है। एक ये वाला पार्ट पूरा कहलाएगा और एक हमारा ये कहलाएगा। जो मालवा का पठार उसका मुख्य भाग है और ये दक्कन का पठार मुख्य भाग है। तो आपको बता दें कि इसमें जो है हमारा, इसमें आपको बता दें कि प्राय एक का नाम है, ये वाला पार्ट का बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, और इसको बोलते हैं दक्कन का पठार या दक्षिण भारत का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में आप देख पा रहे हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में अगर आप जाएंगे तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। तो आपको देखिए मालवा का पठार दिख रहा है, और मालवा का पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। इसे ही हम बोलते हैं मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा। तो यहाँ पे देखिए इसके दक्षिण में जो है विंध्य श्रेणी आपको दिख रहा है, और उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो अरावली श्रेणी दिखेगा, और दक्षिण में आपको सतपुड़ा की रेंज दिखेगा। ये है मध्य उच्च भूमि पठार का कुछ इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बांटा गया है।
इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि पश्चिम या धीरे धीरे राजस्थान में, तो देखिए आप पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये जो मध्य उच्च भूमि पठार है प्रायद्वीपीय पठार का, इधर रेगिस्तान यानी कि भारतीय मरुस्थल की तरफ जाएंगे तो पथरीले और बालू होता चला जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इसी क्षेत्र में बहने वाली पथरीली वाली नदियाँ कौन कौन है, तो चंबल है, देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चंबल नदी, फिर केन, बेतवा, ये सब नदी जो है हरसोन यही पठार से निकलती है और उत्तर पूरब की ओर जाती है। क्यों ऐसा जाती है, तो यहाँ बहुत ऊंच है, इधर इधर नीचा स्लोप है, तो पानी ऊंचा से नीचा की ओर जाती है, यानी कि कोई भी नदी रिवर, तो ये पहला आप याद रखें कि यहाँ पे जो है सो मालवा का पठार है, इधर जो है सो उत्तरी मैदान है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ से नदियाँ निकल के यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है प्रयागराज में। तो वे केन दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम, देखिए ये दक्षिण पश्चिम है क्योंकि ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर जाती है, ये वाला आप याद रखें। तो यहाँ पे हम ये समझ जाएंगे कि इधर ढाल है, यहाँ पे अधिक ऊंचाई है और इधर ढाल है, इसलिए इधर से नदियाँ निकल के इधर जा रही है। जैसे में चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये सब नदी देखिए यहाँ पे इस गंगा की सहायक नदी बन रही है। आपको बता दें कि मध्य उच्च भूमि पश्चिम में, अगर हम यहाँ पे नर्मदा नदी के उत्तर वाला पठार लेंगे जिसको मध्य उच्च भूमि बताया जा रहा है, तो ये पश्चिम में इधर जो है ये कैसा है, तो पश्चिम में जो चौड़ी है लेकिन पूरब में संकीर्ण है, तो यानी आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ पे चौड़ी करके ऐसे पतली करके दिखा सकते हैं। तो देखिए ये पश्चिम में इसी यही जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, लेकिन इस प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में, तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो है ये पश्चिम में चौड़ी है, पूरब में संकीर्ण मतलब नैरो पतली है। इस पठार के पूर्वी विस्तार के स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, तो यही बोल रहा है कि इस पठार का जो पूर्वी साइड है यानी कि ये वाला जो रीजन है इसको स्थानीय रूप में बुंदेलखंड, बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूरब के विस्तार को दामोदर नदी, तो यहाँ पे आपको दामोदर नदी दिखिएगा छोटा नागपुर पठार में, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर वाला जिसे हम मध्य उच्च भूमि बता रहे हैं उसी का ये हिस्सा है। और छोटा नागपुर में ही दामोदर नदी है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है, झारखंड की सबसे बड़ी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है और सबसे लंबी नदी है। और गंगा ये जो है सो जाती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ये बाढ़ का कारण बनती है, फ्लड का, इसलिए पश्चिम बंगाल में हम लोग नर्मदा नदी को, दामोदर नदी को क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, तो बंगाल का शोक कहते हैं, सोरो ऑफ बंगाल, मतलब वहाँ बहुत जान माल का हानि होता है। तो ये आप याद रखें कि छोटा नागपुर में बहने वाली प्रमुख नदी दामोदर नदी है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार है। अब हम लोग नर्मदा नदी के नीचे वाला पठार के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो चलिए इसको और अच्छा से हम लोग देखते हैं। देखिए नर्मदा नदी यहाँ पे है, इसके उत्तर वाला हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डिस्कशन किए। अब हम लोग अगर मान लीजिए इसको इस तरह से बनाते हैं तो देखिए इसका शेप कैसा लग रहा है आपको, त्रिभुजाकार लग रहा है। तो हम बोलेंगे कि दक्षिण भारत का जो पठार है या दक्षिण का जो पठार है इसे ही हम बोलते हैं दक्कन का पठार, इसका प्रमुख भाग इसी में है। तो यह त्रिभुजाकार है यानी कि ट्रायंगल शेप का आकार है। क्या प्रायद्वीपीय पठार सिर्फ इतना है? नहीं, ये दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं इसके, नर्मदा नदी के उत्तर वाला जिसका मध्य उच्च भूमि नाम था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको बता दें इसी के बारे में हम लोग इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है, तो देखिए नर्मदा नदी के ये जो है दक्षिण का पठार वो नर्मदा नदी के दक्षिण में है, क्योंकि नर्मदा नदी यहाँ फ्लो कर रही है। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम से होते हुए बंगाल अरब सागर में गिरती है, ज्वारनदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है और रिफ्ट घाटी में बहती है, क्योंकि विंध्या और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में फ्लो करती है उसके घाटियों में, इसलिए रिफ्ट घाटी कहलाएगी। इसी प्रकार से उत्तर में इसके चौड़े, तो देखिए यहाँ उत्तर में आपको चौड़ा दिख रहा है, ये जो दक्षिण का पठार है उत्तर में चौड़ा है और जबकि दक्षिण में बहुत नैरो है। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि इसका स्थिति बताया गया है। इसी प्रकार से आप इसको और अच्छे समझ सकते हैं कि उत्तर में इसके चौड़े है और आधार सतपुड़ा की श्रृंखला में, तो देखिए उत्तर में ये चौड़ा है ये बताया गया है, और यहाँ बताया गया है कि इसके आधार पर यहीं पे जो है यहाँ पे कौन सा श्रेणी है, तो आप देखिए सतपुड़ा आपको दिख रहा होगा, महादेव पहाड़ियाँ आपको दिख रहा होगा। तो यही बता रहा है कि जो दक्षिण का पठार है इसके उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी है, महादेव पहाड़ियाँ हैं, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है ये मैप में, आप बुक में भी देख सकते हैं अपना बुक में। तो इसी प्रकार से आगे बताया गया है कि सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव और कैमूर की पहाड़ियाँ और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। तो अगर आप इसको बनाएंगे ऐसे, तो जो कैमूर है, मैकाल है, ये सब आपको इधर मिलेगा देखने को, जो कि इसी दक्षिण के पठार के पूर्वी विस्तार है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके दिया गया है यहाँ पे कि दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है। दक्षिण का जो पठार है ये पश्चिम में
क्या है, ऊंचाई, यानी कि इधर हाइट अधिक है, इधर स्लोप है, इसलिए इधर से नदी निकल के इधर जा रही है। तो देखिए हाई से लो की तरफ रिवर जाती है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिए कि दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में बहुत चौड़ा है और इसका जो है यहाँ नैरो है, और यही बोल रहा है कि पश्चिम में इसका ऊंचाई अधिक है और पूरब में इसका ऊंचाई कम है। फिर यहाँ पे बताया गया कि इसी पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी तक फैला हुआ है, यानी कि बताया जा रहा है कि ये उत्तर पूर्वी तक इतने ही फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी यानी यहाँ मेघालय 7 सिस्टर जैसे मेघालय राज्यों में फैला हुआ है, जो कि छोटा नागपुर पठार से अलग होती है, दामोदर घाटी से अलग होती है, दामोदर नदी से। ये इसमें बताया जा रहा है, जिसे हम स्थानीय रूप से मेघालय कॉर्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तरी कछार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। तो ये वाला आप याद रखें। इसमें 3 महत्वपूर्ण जो है से पहाड़ियाँ पाई जाती है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए मेघालय, यह भी दक्षिण के पठार का भाग है। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे मेघालय राज्य है, क्लाउड के जैसा, बादल के जैसा। तो इसी मेघालय राज्य में पश्चिम से पूरब के आप पार जाएंगे तो 3 आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 3 कौन कौन से है? गारो, तो यहीं पे दिया गया है। पश्चिम से पूरब के जाएंगे तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, जो कि दक्षिण के पठार का ही भाग है लेकिन सबसे पूर्वी है। क्योंकि यहाँ देखिए आप अगर ऐसे बनाते हैं त्रिभुजाकार तो ये पूरब साइड आ रहा है, तो ये पूर्वी साइड है। अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में समझेंगे, इसको अच्छे से समझिए। देखिए ये दक्षिण के पठार है और दक्षिण के पठार में आप देखेंगे ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। दक्षिण का पठार जो मेन भाग होता है दक्कन के पठार। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है सिर्फ पश्चिमी तट है और इसे पूर्वी तट, यानी कि इसे वेस्टर्न घाट, इसे ईस्टर्न घाट बोलते हैं, क्योंकि ये भारत के ईस्ट साइड है और भारत के ये वेस्ट साइड है। यानी ये पूरब है इसलिए पूर्वी घाट, ये पश्चिम साइड है इसलिए पश्चिमी घाट कहलाता है। आपको ये दोनों में अगर तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तटीय के बहुत ही नज़दीक है। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई अधिक है, कंपैरिजन करेंगे पूर्वी घाट की। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंची है। पश्चिमी घाट की यानी कि पश्चिमी घाट की जो हाइट है वो 900 से 1600 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट का हाइट है वो मात्र 600 यानी 600 मीटर है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखें कि पश्चिमी घाट जो है सो वो किसके नज़दीक है, तो पश्चिमी तट यानी कोस्टल प्लेन के नज़दीक है, पश्चिमी तट के ही पैरेलल है और सतत है यानी कि लगातार है। इसी प्रकार से पूर्वी घाट जो है वो नदियों के द्वारा काटा गया है, जैसे में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये सतत नहीं है, ये लगातार नहीं है, इसका जो हाइट है वो कम है। ये पूर्वी तट मैदान के बहुत ही नज़दीक है, जबकि पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिमी तट के नज़दीक है। तो दोनों इस तरह से समझेंगे। इसका ऊंचाई जैसे जैसे दक्षिण की ओर आएंगे तो बहुत ही अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये जानेंगे कि ये दोनों का जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है वो जिस पॉइंट पे मिलती है वो पहाड़ी का नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में फैली हुई है। तो नीलगिरी पॉइंट वह पहाड़ी है, वह बिंदु है जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे और देख सकते हैं कि ये बहुत ही अनियमित है, मतलब कि इरेगुलरिटीज़ है, इसमें अनियमितता है पूर्वी घाट में, क्योंकि ये लगातार नहीं है, नदियों के द्वारा इसका कटाव है। ये महानदी से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ है। इसी प्रकार से हमारा जो वेस्टर्न घाट है यानी कि पश्चिमी तट है, इसमें सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाई मुडी, जो कि 2695 किलोमीटर है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा दूसरा सबसे हाईएस्ट पीक है दक्षिण भारत के या फिर प्रायद्वीपीय भारत का या दक्षिणी पठार का, उसका जो नाम है वो है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा 2633 मीटर है। तो ये वाला आप याद रखें कि अनाई मुडी सबसे हाईएस्ट है और फिर उसके बाद हमारा डोडा बेट्टा दूसरा हाईएस्ट है दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार की या दक्षिणी पठार की। इसी प्रकार से पूर्वी की सबसे हाईएस्ट पीक जो है सो महेंद्रगिरी है, वो 1500 मीटर है। तो ये वाला आप फैक्ट याद रखें। तो ये हम लोग ये पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट के बारे में जाने। ये दोनों में यही डिफरेंस है कि ये जो है से यहाँ समृद्ध है जीव जंतुओं से, यहाँ ऐसा नहीं है। पूर्वी घाट में कुछ और पहाड़ियाँ हैं, जैसे में सेवराई की पहाड़ी, जावेडी, ये सब कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की अगर विशेषताओं की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत या फिर प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी या डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं,
क्योंकि यह इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के फटने या वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है और ये अग्नीय सेलों से बना हुआ है। काली मिट्टी, और काली मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है। इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। और आपको बता दें कि वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ, इसलिए काली मिट्टी का निर्माण हुआ, क्योंकि ये अग्नीय चट्टानों से बना है। क्योंकि अग्नियों का रूपांतरण, अपरदन, इरोजन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। जिनमें काली मिट्टी का निर्माण हुआ वो अरावली की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय पठार। अब अगर हम लोग अरावली का देखें, अरावली जो श्रेणी है, ये पर्वत है, ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये फोल्ड माउंटेन में आती है, वलित पर्वत श्रृंखलाओं में आती है। ये प्रायद्वीपीय पठार का उच्च भूमि के ये उत्तर पश्चिम की साइड है और ये भारतीय मरुस्थल की ओर है। तो इसका जो विस्तार है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। इस तरह से आप जान सकते हैं ये बहुत ही कैसी पहाड़ी है, तो अपर्दित और खंडित है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली और दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हुई। तो ये हमारा रिवीजन वाला था, थोड़ा सा लॉन्ग हुआ। अब हम लोग चलिए न्यू टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को इंडियन डिजर्ट कहते हैं, या ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम रेगिस्तान बोलते हैं। इसका नाम है थार रेगिस्तान। यह एशिया का या फिर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसको हिंदी में भारतीय मरुस्थल और इंग्लिश में ग्रेट इंडियन डिजर्ट या इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। यह अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। तो ये वाला आप याद रखें। और यह बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। यानी कि यहाँ जो है रेन, बारिश, ये बहुत ही कम होती है। जबकि मानसून का सीजन रहता है तो भी बारिश यहाँ बहुत ही कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से भी, ये मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वनस्पति बहुत कम है। तो यहाँ देखिए पेड़ पौधे भी, यानी वेजिटेशन जो है, पेड़ प्लांट्स, वो भी बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये इसको मैप से देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है भारतीय मरुस्थल का। तो अगर आप भारतीय मरुस्थल को जानना चाहते हैं तो आपको राजस्थान और ये पूर्वी पाकिस्तान की साइड जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अरावली है। अरावली के आप उत्तर पश्चिम साइड जाएंगे, इसके पश्चिम साइड में अरावली, तो आपको भारतीय मरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डिजर्ट, या फिर आपको इंडियन डिजर्ट जिसे थार रेगिस्तान बोलते हैं, इसको आपको देखने को मिलेगा। तो ये राजस्थान के पश्चिमी साइड है और ये पाकिस्तान और इंडिया में फैला हुआ है। एशिया का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह एक हॉट डिजर्ट है, ये कोल्ड डिजर्ट नहीं है, हॉट डिजर्ट है। इसका नाम है थार रेगिस्तान। आप ये भी जान सकते हैं कि इसका जो विस्तार है ये मेनली जो है से राजस्थान में फैला हुआ है। इस यहाँ पे जो है ये बालू के डिब्बों से बना हुआ है और यहाँ जो बारिश है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। तो हम लोग ये देखें, और हम लोग ये भी देखें कि अरावली पहाड़ी दुनिया की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक है, जो भारत के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैला हुआ है। तो आप इसी के पश्चिम साइड जाएंगे तो आपको ये थार का मरुस्थल मिलेगा, जो कि भारत यानी एशिया में है, पाकिस्तान और इंडिया में राजस्थान के पश्चिम साइड में स्थित है। इसका नाम है भारतीय मरुस्थल। ये बालू के डिब्बों से ढका हुआ, ये हम लोग देखें, ये वाला आप याद रखें, इसको हाईलाइट कर ले हाईलाइटर से। इसी प्रकार से इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वनस्पति बहुत कम है। देखिए अगर बारिश नहीं हो रही, प्रति वर्ष यहाँ देखिए बहुत कम वर्षा हो रही है। इसके कारण यहाँ जो जलवायु है वो कैसा है, हॉट क्लाइमेट है, यानी कि शुष्क जलवायु है। इसलिए यहाँ वनस्पति भी बहुत कम है, यानी पेड़ पौधा यहाँ बहुत कम पाए जाते हैं। अगर आपको और अच्छा समझना है तो वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है। तो वर्षा ऋतु में जब रेनी सीजन रहता है, बारिश का मौसम रहता है, तो ही आपको सरिताएं दिखती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। अगर आपको कुछ बारिश, पानी वगैरह देखना है तो आपको वर्षा ऋतु में ही दिखेगा, नहीं तो बालू में या सैंड में विलीन। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। बहुत सारे ऐसी नदियां हैं, जैसे में आप लूनी का नाम सुने होंगे। लूनी नदी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, लेकिन अंतर्देशीय नदी है। ऐसा क्यों? क्योंकि लूनी एक ऐसी नदी है कि वो वहाँ पे रेगिस्तान में फ्लो करती है, लेकिन वो नहीं पहुँच पाती है सागर या समुद्र में, वो बालू में ही, रेत में ही समा जाती है। तो वही बताया जा रहा है कि वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और उसके बाद वो बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने में वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। तो रेगिस्तान या भारतीय मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डिजर्ट का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। ये वाला आप जरूर याद रखें। लूनी नदी अंतर्देशीय नदी है, क्योंकि यह किसी सागर या समुद्र में जाके नहीं मिलती है। तो ये आप जरूर याद रखें, ये बालू में ही समा जाती है। बरकाना, अर्ध चंद्राकार बालू का टीला। देखिए बरकाना क्या होता है, तो यानी कि बालू का टीला जो चंद्राकार सेमी सर्कल के शेप में होता है, उसे ही बरकाना बोला जाता है। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों पर होता है
रेगिस्तान में अक्सर ये लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर। देखिए भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर वाला सीमा को हम लोग सर रेड क्लिप लाइन बोलते हैं, जबकि इंडिया और चाइना को मैकमोहन लाइन बोलते हैं और भारत पाकिस्तान वाला लाइन को रेड क्लिप बोलते हैं, क्योंकि ये जो निर्धारण है भारत इंडिया विभाजन 1947 में हुआ और इसका जो निर्धारण किया, बॉर्डर का जो लाइन ड्रॉ किया गया था वो रेड क्लिप के द्वारा किया गया, इसलिए नाम पड़ा भारत पाकिस्तान बॉर्डर का रेड क्लिप लाइन। तो ये वाला जरूर याद रखें, ये बहुत समीप इसके पाए जाते हैं। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली और पाकिस्तान का इस्लामाबाद होता है, ये आप जरूर याद रखें। और जबकि अफगानिस्तान का आपसे कोई पूछता है या पूछा जाता है तो काबुल आप जरूर याद रखें। यदि देखिए यदि आप जैसलमेर जाएं, जैसलमेर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो बरकाना के समूह देख सकते हैं। अगर आपको बरकाना देखना है, जो बालू का टीला है चंद्रकार, हवा से बालू जब जमा हो जाती है, हवा चल रही बहुत जोर से, विंड चल रही, तो बालू एक जगह जाके कूदी हो जाएगा। तब तो अब जब जाएंगे रेगिस्तान में तो आपको कहीं पे अधिक गड्ढा मिलेगा, कहीं थोड़ा सा बालू का टीला मिलेगा। आप मूवी वगैरह में जरूर देखे होंगे। तो वही बोल रहा है कि आप जैसलमेर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या था? तो भारतीय मरुस्थल इंडियन डिजर्ट के बारे में दिया गया था। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ बालू का देखिए टीला बना हुआ आंध्रचंद, ये सेमी सर्कल है, आप देख सकते हैं इस तरह से, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं इस तरह से। देखिए महिलाएं थोड़ा सा नीचे की ओर है, आपको दिख रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसको भी इसी में कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो पे बने रहें, आप स्पीड करके भी देख सकते हैं और आप सजेशन दे सकते हैं कि मैं रिवीजन करूं या फिर नहीं करवाऊं। इसी प्रकार से तटीय मैदान दिया गया है। तटीय मैदान मतलब होता है, इस वर्ड को समझिए, तटीय का मतलब होता है कोस्टल, यानी कि कोस्टल एरिया को, और प्लेन मैदान का मतलब होता है प्लेन एरिया, यानी कि ऐसे एरिया जो प्लेन है, कोस्टल है। तो देखिए कोस्टल प्लेन, तो कोस्टल तटीय मैदान। देखिए कोस्टल का मतलब होता है वह लैंड, जो समुद्र, वह भूभाग, वह क्षेत्र, वह जमीन जो पानी या सागर या समुद्र से सटा हुआ है, उस एरिया को कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो ये हमारा दक्षिण भारत का कोस्टल एरिया है। तो देखिए तटीय मैदान जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। तो अब दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का बात किया जा रहा है। पेनिनसुलर आपको बताएं है प्रायद्वीपीय, जो 3 ओर से पानी से घिरा रहता है। पठार मतलब प्लेट्यू, मेज या टेबल के जैसा ऊपर उठा रहता है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का किनारा, तो प्रायद्वीपीय पठार ये हो गया हमारा, और इसका किनारा कौन सा होगा? ये किनारा होगा इसका, और ये किनारा होगा। तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि ये इसका जो किनारा है ये समुंदर से सटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और ये हमारा अरब सागर है, अरेबियन सी है। तो ये जो सबसे नज़दीक जो लैंड है, भूभाग है, जो यहाँ रहते हैं वो कोस्टल एरिया में रहते हैं, तटीय इलाका में रहते हैं। और ये बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही तटीय है, यानी कि संकीर्ण कहने का मतलब बहुत नैरो, बहुत पतला एक पट्टी है, और कोस्टल एरिया है। यही तटीय मैदान का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल खाड़ी तक विस्तृत है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक ऐसे फैला हुआ है। और इसी के जस्ट बाद हमारा आता है वेस्टर्न घाट इस साइड, और इस साइड पूर्वी घाट आता है। तो ये वाला आप समझ सकते हैं कि पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में यानी ईस्ट में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है पश्चिमी घाट के बारे में, तो इसको समझते हैं। पश्चिमी तट पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हमारा क्या है? तो ये पश्चिमी घाट है, यानी कि इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी वेस्ट कोस्ट प्लेन। तो ये जो हमारा है, अभी हम ये हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट, हम ये कोस्टल तटीय पश्चिमी तट का मैदान बना रहे हैं। तो ये देखिए बहुत नज़दीक है। तो ये किसके किसके बीच है? यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए पश्चिमी घाट, और ये है हमारा अरब सागर। तो ये पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है यहाँ वेस्टर्न घाट यानी कोस्ट। इसे ही पश्चिमी तट बोलते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। इसी प्रकार से आप पूर्वी तट के देखेंगे विस्तार, तो पूर्वी तट जो है सब पूर्वी कोस्ट यानी पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है पूर्वी तट। तो ये वाला दोनों आप याद रख सकते हैं। तो ये बताया गया कि पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित है, एक संकीर्ण मैदान है, यानी ये बहुत ही पतला है, नैरो है, ये बहुत ही समय, क्योंकि इधर फिर पश्चिमी घाट आ जाता है, इधर तो बंगाल ये अरब सागर है। फिर बताया गया कि अरब सागर, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। इस मैदान के 3 भाग हैं, यानी कि पश्चिमी जो बनाया गया ये जो हमारा पश्चिमी तट बनाया गया, इसके 3 भाग हैं। ऐसे इसको डिवाइड कर रखा है 3। तो यहाँ पे तट के उत्तरी भाग, तो मान लीजिए ये जो है हम यहाँ तट बनाते हैं, अगर इसको हम तट बनाएंगे तो तट वाला जो उत्तरी भाग होगा इस तरह से बना सकते हैं, या फिर यहाँ भी कि मान लीजिए ये हमारा इस तरह से है। तो तट के जो उत्तरी भाग को है उससे कोंकण कहते हैं, मुंबई और गोवा तक। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा जो है सो ये
पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, तो ये वाला उत्तरी भाग यहाँ से यहाँ तक देखिए, इस ये है मुंबई और ये है गोवा, इसके इसके बीच वाला एरिया को, ये वाला एरिया को हम बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे कोंकण तट, यानी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। मध्य भाग को कन्नड़, तो अब यहाँ से यहाँ एक और ड्रॉ कीजिए, तो इसे कंकण बोलते हैं, ये कन्नड़ मैदान कहते हैं। जबकि दक्षिण भाग जो हमारा यहाँ से यहाँ तक दक्षिण वाला बच गया, उसे मालाबार कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मालाबार तट क्या है, मालाबार तट किसको कहते हैं, तो आपको बता दें कि मालाबार तट जो है वो केरल वाला तट को ही मालाबार तट कहते हैं। तो इसको जो है हम बांट रखे थे इस तरह से, इसके जगह जैसे मुंबई से लेकर गोवा तक को इसे बोलते हैं कोंकण तट, ये फिर गोवा से लेकर इधर यहाँ मंगलोर तक आप बोल सकते हैं कन्नड़ का मैदान, मंगलोर से केरल यानी तमिलनाडु तक, केरल तमिलनाडु वाला तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो दक्षिण भाग में है उसे मालाबार तट कहा जाता है। तो 3 तट आप कन्नड़ मैदान, कोंकण तट और दक्षिणी भाग वाला को मालाबार तट कहते हैं, इसको जरूर आप याद रखें। अब बंगाल की खाड़ी के साइड वाला दिया है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये साइड वाला भी बांट रखा है इसी प्रकार से, इसको भी ऐसे ऐसे 3 पार्ट में बांट रखा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहते हैं, यानी उड़ीसा वाला तट को हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार। तो देखिए यहाँ उड़ीसा है, तो उड़ीसा वाला तट को, कोस्टल वाला एरिया को उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो दक्षिणी वाला भाग यानी आंध्र प्रदेश, यहाँ आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला एरिया को, ये वाला तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, जबकि ये उड़ीसा वाला तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। तो ये वाला आप आज जरूर रखें कि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट और उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं, जो कि उड़ीसा में आता है। तो ये वाला जरूर याद रखें कि उड़ीसा वाला तट को उत्तरी सरकार, जो कि पूरब साइड है, पूर्वी तट का भाग है उत्तर में, और दक्षिण में पूर्वी तट का ही दक्षिण में भाग है कोरोमंडल तट, जो कि केरल, ये तमिलनाडु और हमारा आंध्र प्रदेश के तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां यहाँ कौन कौन सी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये वाला भी याद रखें कि इस तट पर क्या है, विशाल डेल्टा का निर्माण भी करती है, क्योंकि ये पश्चिम से निकल कर पूरब की ओर जा रही है। तो ये वाला जरूर याद रखें कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पश्चिमी घाट से निकल रही है, पूरब की ओर जा रही है, इसलिए डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। तो इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित है। फिर यहाँ पे बताया गया कि तटीय मैदान, देखिए तटीय मैदान का फोटो दिखाया गया था कोस्टल प्लेन का। अगर किसी प्रकार से साइक्लोन वगैरह आता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तटीय मैदान में रहने वाले लोगों का होता है। फिर बताया गया है कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील जो है से भारत के उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर होता है, झारखंड के दक्षिण में अवस्थित है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चिल्का झील को कैसे याद रख सकते हैं, चील का मतलब होता है उड़ना, उड़ रहा है, चील तो उड़ती है आकाश में, तो चिल्का झील, तो चील उड़ना, और यहाँ देखिए उड़ना आ रहा है, उ और चील, तो चील जो है आप जैसे चिल्का सुनेंगे तो चील आ जाएगा दिमाग में, और चील क्या करता है, उड़ता है, तो ऊ से उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। चिल्का झील जो है भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि इंडिया का सबसे सलाइन या लेगून झील है, सबसे बड़ी झील है ये खारे पानी की झील, क्योंकि सलाइनिटी नमक की पानी अधिक है, खारा पानी है, और ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। तो आप देखेंगे तो यहाँ मान लीजिए ये नदी है महानदी के ये डेल्टा के यहाँ दक्षिण में अवस्थित है। तो इस तरह से दिया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, फ्रेश वाटर की झील कौन सी है और किस राज्य में है। ये द्वीप समूह है, अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये आपको जो डार्क में दिख रहा है ये है पश्चिमी घाट, और ये आपको दिख रहा होगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जस्ट यहाँ वाला ए वाला एरिया जो है ये पूर्वी तट कहलाएगा, क्योंकि ये पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट के बगल में ही पूर्वी तट है, और ये बंगाल खाड़ी, ये दोनों के बीच में अवस्थित है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लेन एरिया या पोस्टर। फिर इसी प्रकार से ये वाला जो है पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट के जस्ट बगल वाला जो लैंड है ये कहलाता है पश्चिमी तट, और ये बहुत ही नैरो है, संकीर्ण है। अब देखिए यहाँ गोवा और महाराष्ट्र वाला एरिया को कोंकण तट कहते हैं, जबकि यहाँ जो है एरिया वाला को
क्या कहते हैं, तो यहाँ वाला कन्नड़ मैदान कहते हैं, जबकि केरल वाला तट को मालाबार तट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालाबार तट दिख रहा होगा। इसी प्रकार से उड़ीसा वाला तट को उत्तरी सरकार कहते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। आपको कोरोमंडल यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस प्रकार से उत्तरी तट का मैदान और यहाँ पे पश्चिमी तट मैदान, यानी पूर्वी तट का मैदान और पश्चिमी तट का मैदान को डिस्प्यूट कर रखा है, अलग अलग बांट रखा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।